हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरजीपीवी आप लोगों के ऑनलाइन एग्जाम ले रही है। आपके ऑलरेडी 3 एग्जाम हो चुके हैं। आपका चौथा एग्जाम और आखिरी एग्जाम जो है दोस्तों वो है मेंटेनेंस मैनेजमेंट का। ओके। मेंटेनेंस मैनेजमेंट के ऊपर ऑलरेडी मैंने 4 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो कृपया वीडियोस देख लो। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है सभी यूनिट से डिस्कस किए हैं। ओके। ये वाली वीडियो भी आप अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही डिस्कस करने वाला हूँ। ओके। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन। यानी कि ये बात कर रहे हैं जो इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है और जो टैक्स आप पे करते हैं वो जो कॉस्ट होती है वो किस में काउंट की जाती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके इंश्योरेंस में जितने पैसे खर्च हो रहे हैं या टैक्सेस में जो कॉस्ट हो रही है, टैक्सेस की जो कॉस्ट हो रही है, ये दोनों क्या होते हैं, इसमें ये किस में इंक्लूड किए जाते हैं? क्या ये कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग में कंसीडर किए जाते हैं? क्या सेटअप कॉस्ट में कन्वर्ट किए जाती है? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में? या कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस एंड टैक्सेस जो हैं ये हमेशा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में ही कंसीडर किए जाते हैं। ओके। याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज जनरली फॉलोड बाय बिग स्टील प्लांट्स। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसमें से, या लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, या ऑल ऑफ द अबव, कौन सा बिग बड़े स्टील प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये अपनाया जाता है? तो दोस्तों, जो बड़े स्टील प्लांट होते हैं वहाँ पर लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उस स्ट्रक्चर को अपनाया जाता है। मतलब वहाँ पे एक प्रॉपर स्टाफ होता है, प्रॉपर लाइन बाय लाइन जो है दोस्तों वो वहाँ पर क्या होता है, वर्क होता है कि पहले ये होगा फिर वो काम होगा, फिर इस तरीके से एक लाइन और एक पूरे स्टाफ के द्वारा वहाँ पर काम किया जाता है। ओके। तो याद रखिएगा इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच पॉइंट शुड बी कंसीडर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक मोटर का इंस्टॉलेशन करना है अगर कहीं, तो अगर आप इंस्टॉल करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर कहीं पर भी, तो दोस्तों वो कौन सा पॉइंट जो है वो आपको कंसीडर करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये है दोस्तों, रिपेयरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि रिपेयरिंग जब वो फुल कर जाएगी उसके बाद हम कंसीडर करेंगे। मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस तो होगा। ओके। लेकिन इंस्टॉलेशन के टाइम पे हम ये नहीं बोलेंगे। फिर रूट कॉज नहीं, ये सबसे ज़्यादा लोकेशन के ऊपर वहाँ पर डिपेंड करेगा। ओके। लोकेशन कंसीडर करते हैं हम सबसे पहले कि लोकेशन किस तरीके की है, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, वो क्या चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर के फेवर में है, क्या एनवायरनमेंट उसके फेवर में है, और बाकी सब चीज़ें भी हम वहाँ पर जो है कंसीडर करते हैं लोकेशन के बेस पर। ओके। तो याद रखिएगा इसको। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द फंक्शन नॉट सर्व्ड बाय लुब्रिकेशन। तो जब आप लुब्रिकेशन करते हैं, जिसके लिए आप लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, ओके, ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं, मेनली सॉलिड लिक्विड, ये सब लिक्विड लुब्रिकेंट आप यूज़ करते हैं, तो कौन सा फंक्शन नहीं है इसमें से लुब्रिकेशन का, ये आपको बताना है। मिनिमाइज फ्रिक्शन, ये तो करता है बिल्कुल। वियर को मिनिमाइज करता है, बिल्कुल सही है। लाइफ इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, इम्पैक्ट लोड को रिड्यूस नहीं करता है लुब्रिकेशन। ठीक है। तो इम्पैक्ट लोड को रिड्यूस नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन जो होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर हो जाएगा। ओके। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट वुड हैपन इफ एन इक्विपमेंट possesses reliability and maintainability to the maximum extent। अब देखिए ये बोल रहा है कि अगर इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर है, मैक्सिमम एक्सटेंट तक है। ओके। और किसके द्वारा, किसके अकॉर्डेंस, एम टी टी आर। अब एम टी टी आर का फुल फॉर्म यहाँ पर है मीन टाइम टू रिपेयर। ओके। यानी रिपेयर करने में किसी भी कंपोनेंट अगर कोई फेल हो गया, उसको रिपेयर करने में जितना एवरेज टाइम लग रहा है उसको मीन टाइम टू रिपेयर कहा जाता है। ओके। तो दोस्तों, ये कब होगा, जब फेलियर रेट कम होगी, बिल्कुल, क्योंकि एक मेंटेनेबिलिटी हाई है, ओके, रिलायबिलिटी हाई है, तो फेलियर रेट लोअर होगी, और डाउन टाइम जो होगा वो बहुत शॉर्टर होगा।
ठीक है, तो ये 2 चीज़ें डाउन टाइम मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मशीन कंपोनेंट जो होता है वो फ़ेल करता है और जब तक फ़ेल करने से लेकर वो टाइम जब तक वो अपने ऑपरेटिंग कंडीशन में वापस आता है, उस टाइम को हम डाउन टाइम कहते हैं। ओके। फिर फेलियर रेट किसको कहते हैं? फेलियर रेट यूनिट टाइम में जितने भी फेलियर होते हैं उनको हम फेलियर रेट कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ अ बैच ऑफ, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज टेस्टेड फॉर 400 आवर्स एंड 5 फेल ड्यूरिंग द टेस्ट, व्हाट इज द फेलियर रेट एज अ परसेंटेज। अब आप देख, आपको फेलियर रेट निकालने के लिए बोल रहा है परसेंटेज के रूप में। ये पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है 200 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आपके पास। ठीक है, जब ये 200 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं ये 400 आवर्स के लिए टेस्ट किए जाते हैं, 400 घंटे तक ये टेस्ट किए जाते हैं कि ये चल पाते हैं या नहीं। तो 5 जो होते हैं वो टेस्ट के दौरान फेल हो जाते हैं। अब जब 5 उसमें से टेस्ट के दौरान फेल हो जाते हैं तो फेलियर रेट आपको कैसे निकालना है? तो देखिए, फेलियर रेट आपको ऐसे निकालना है कि कुछ नहीं करना है, सिंपली 200 टोटल थे, 5 फेल हुए हैं और ये टोटल किसके लिए हो रहे थे? 400 के लिए। तो ना, तो आपका ये जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा 10 अपॉन में 4। ओके, और ये कितना हो जाएगा? 4 टू ज़ा 2.5। कुल मिलाकर के ऑप्शन डी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं? फेलियर रेट निकाल सकते हैं, अगर आपको ये सब चीज़ें दी हुई है तो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आ सकता है, इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दिया। वैसे मेंटेनेंस मैनेजमेंट में आपके लगभग, अगर आप अपनी शिवानी देखेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल आपको नहीं दिए हुए हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल आने की उम्मीद कम है, फिर भी अगर न्यूमेरिकल क्योंकि 4 नंबर में आ सकता है तो हो सकता है कि ये भी आ सकता है। ओके, और कोई फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेलियर एनालिसिस इज मिनिमाइज। अब देखिए, फेलियर एनालिसिस क्यों करते हैं? फेलियर एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि हम मिनिमाइज कर सकें कि भैया कंपोनेंट कम से कम उसमें फेल हो, है ना, कम से कम जगहों पर फेल हो, यानी कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है फेल होने की वो कम करने की कोशिश हम करते हैं फेलियर एनालिसिस में। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है फेलियर एनालिसिस का कि हम जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है उसको कम करें। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज यूज्ड टू एंश्योर दैट ब्रेक डाउन। तो प्रिवेंटिव इंश्योर मेंटेनेंस जो होता है आपका, वो क्या इंश्योर करता है कि ब्रेकडाउन क्या होगा, यानी कि ब्रेकडाउन एलिमिनेट हो जाएगा या ब्रेकडाउन रिड्यूस हो जाएगा, या कॉस्टले मतलब जो ब्रेकडाउन है वो लेस कॉस्टली आएगा, यानी कि उसकी जो ब्रेकडाउन होने के बाद जो कॉस्ट होती है वो कम आएगी, या ब्रेकडाउन होगा ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, ब्रेकडाउन तो हो सकता है कभी भी, लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसलिए किया जाता है ताकि हम ब्रेकडाउन को कम कर सकें, यानी कि उसको रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि ब्रेकडाउन हमारा कम हो। ठीक है, ब्रेकडाउन को रिड्यूस किया जा सके। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस इज यूज्ड व्हेन। अब प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कब यूज़ किया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए कि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस हम तब यूज़ करते हैं जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमको परफॉर्म कराना होता है। ठीक है, तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कब यूज़ किया जाता है? जब हमको क्या करना होता है, हमको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को परफॉर्म कराना होता है। ओके, प्रेडिक्टिव मतलब पहले से हम प्रेडिक्ट करके रखते हैं और उसका क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपोनेंट के फेल ना हो, किसी भी कंपोनेंट का फेल ना हो, उससे रिलेटेड बचने के लिए हम क्या करते हैं, उससे बचने के लिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अपनाते हैं। बचने, प्रिवेंटिव का मतलब ही होता है। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एक्टिविटीज जो है दोस्तों वो किन 3 टाइप्स में डिवाइडेड होती है? ये चैप्टर 3 का है आपका, है ना। तो ये आपको बताना है कि किन 3 टाइप्स में बटी होती है क्या ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस एक्टिविटीज। तो देखिए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उसमें अकाउंट, प्रोडक्शन और सेल, ये 3 चीज़ों में जो है दोस्तों ये बटी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी अकाउंट्स, प्रोडक्शन और सेल्स, ये 3 टाइम्स मेनली बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में
होती है। ठीक है? तो ये चीज़ें बस आपको पता होना चाहिए, ईज़ी सब्जेक्ट है दोस्तों। ओके, ज़रा-सा अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाता है तो आपको आराम से इसके क्वेश्चन जो है वो बन जाएँगे। ओके, तो ये थे हमारे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी अच्छी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफ़िकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे।